राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम करते हैं DSSB का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डेली सोल्व। और आज हम करने वाले हैं TGT नेचुरल साइंस मेल का जनरल सेक्शन। और हम इस वीडियो में करेंगे मेंटल एबिलिटी रीजनिंग के क्वेश्चंस को। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, और जैसे ऑनलाइन हमारा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, ऐसे ही किया करेंगे आज से हम। पहला है क्वेश्चन है, एक मकान मालिक ने अपने वर्गाकार भूखंड के चारों ओर बाड़ लगा दी। उन्होंने हर तरफ 37 बाड़ के खंभे, हर साइड 37 बाड़ के खंभे का इस्तेमाल किया। उसे कुल कितने डंडे चाहिए? कुल कितने डंडे चाहिए? देखिए, वर्गाकार कोई एरिया है उसकी, हम वर्गाकार, और 37 खंभे लगाए उसने हर चारों साइड। तो क्या 37 इस साइड लगाए तो ऐसे ही 37 की गुणा 4 से कर दो, ऐसे आ जाएगा आंसर। देखो ऐसे आंसर नहीं आएगा। ऐसे क्यों नहीं आएगा? देखो, 4 खंभे तो ये चारों कोनों पे हो गए, ठीक है, 4 कोनों पे हो गए, और 37 एक साइड में है। तो देखो, एक ये है और एक ये है, तो इनके बीच में जो है कितने होंगे? इनके बीच में 35 होंगे। 35 ये और एक 36 और एक 37, ऐसे पूरे एक साइड 37 हो गए। ऐसे ही जब ये 37 इस साइड होंगे तो कैसे होंगे? 35 तो ये बीच वाले, एक ये और एक ये, 35 और 2 37। ऐसे ही 35 इनके बीच में और 2 ये, 35 ये और 2 इनके बीच में। तो ये टोटल कितने हो गए? 35 दूनी 70 और 70 और 70 140। 140 तो ये हो गए जो यहाँ पर है और 4 कोनों पर है, तो कितने हो गए टोटल? 140 और 4 कोनों पे 144। ऑप्शन नंबर हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। फोर्थ पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए, यू गॉट राइट, ये सही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम संख्याओं का विषम युग्म बताना है। देखिए, तीन तो किसी तरीके से एक संबंधित होंगे एक दूसरे से, जो अलग है वो हमें बताना है, अलग कौन सा है। तो देखो, पहला ऑप्शन है 10 और 20, फिर है 12 और 25, ये तो डबल हो रखा है, 10 दूनी 20, ये 12 दूनी 24, अच्छा ये हुआ है 12 दूनी 24 और प्लस एक 25, ये है 15 30 और एक 31, ऐसे ही 9 दूनी 18 और एक 19। तो ये तीनों तो सेम सेम हो गए। हमारा क्या अलग हो गया? हमारा हो गया ऑप्शन नंबर एक अलग हो गया। ये एक पे क्लिक करूंगा, ये करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, पहले जो व्रत है उसमें गायक है, ये अमेरिका के हैं और ये डॉक्टर है। ओके, बताना क्या है? कौन सा क्षेत्र उन डॉक्टरों को दर्शाता है जो गायक है लेकिन अमेरिकी नहीं है? क्या होने चाहिए? सिंगर तो होने चाहिए, गायक होने चाहिए, अमेरिकी नहीं है। उन डॉक्टरों को दर्शाता है जो गायक है। देखो, डॉक्टर तो इस वाले उसमें होने चाहिए, ठीक है, गायक भी होने चाहिए तो इसमें भी होने चाहिए, पर क्या है? अमेरिकी नहीं होनी चाहिए, इस वाले घेरे में नहीं आनी चाहिए। तो इस वाले घेरे में देखो एक आ रहा है, ये नहीं हो सकता, दो भी नहीं हो सकता, तीन भी नहीं हो सकता, नौ भी नहीं हो सकता। तो क्या बताना है? इन दोनों में जो कॉमन होगा, गायक में और डॉक्टर में। तो गायक और डॉक्टर के बीच कौन सा आ रहा है? ये चार आ रहा है। चलो चार वाला ऑप्शन देखते हैं किस में दिया गया है। चार वाला, ये ऑप्शन नंबर 4 है, इसी पे क्लिक करता हूँ। ये करेक्ट आंसर हुआ। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पाई चार्ट पर एक प्रकाशन कंपनी, इसे थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। निम्नलिखित पाई चार्ट पर प्रकाशन कंपनी एडवर्ड XYZ द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के बारे में जानकारी दिखाता है। ये कोई कंपनी है, तो उसका पाई चार्ट है। क्या बताया गया है? प्रकाशित पुस्तकों की कुल संख्या 2016 से 17, 2016 से और 2017 में टोटल प्रकाशित पुस्तकों की संख्या ये दी गई है 12,462, ठीक, जिसमें रंगीन काले और सफेद प्रकाशन शामिल है, और कलरफुल भी और ब्लैक एंड व्हाइट दोनों प्रकाशन हुए। प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें ये हैं 10%, हाई स्कूल की 25% है। ये अलग अलग है, बताना क्या है वो देख लेते हैं एक बार। बताना है हमें 2016-17 में XYZ द्वारा हाई स्कूल द्वारा हाई स्कूल स्तर की पुस्तकों की कितनी प्रकाशित की, ये बताना है कितनी हाई स्कूल की प्रकाशित की। तो हाई स्कूल वालों की संख्या देख लेंगे हम, इजी क्वेश्चन है वैसे तो। हाई स्कूल में कितने की उसने? 25%। हाई स्कूल में की 25%। और किसकी की करेगा? क्योंकि टोटल उसने जो है 12,462, 12,462 की है, तो 12,462 का 25% निकाल दूंगा। 25% निकालने के लिए देखिए, ये परसेंटेज वाला चैप्टर मैंने पूरा कवर किया हुआ है बहुत जीरो लेवल से। अगर आपको परसेंटेज बिल्कुल भी नहीं आता तो एक बार इसे जाके जरूर पढ़ लेना। परसेंटेज का क्वेश्चन रीजनिंग में भी आ जाता है, और मैथ्स में तो सभी, कोई भी किसी भी चैप्टर में परसेंटेज का क्वेश्चन डाल देता है, वो उसे इंक्लूड कर देता है परसेंटेज चैप्टर को। तो परसेंटेज चैप्टर को पढ़ लेना। देखो, इसे मैं कैलकुलेट करता हूँ, 25 का ना 25, 25 का 100, और 4 से ये कट जाएगा, 4 के 12, 4 का 4, फिर 4 ही का 4 बचा 2,
4 के 4 बचा 2 और 2 उतार लिया, 4 पंजे 20 और 0.5, 4 पंजे 20 तो आ गया 31। अरे ये आया 3115.5 आया वैसे तो। चलो ऑप्शंस देखते हैं 3115 वाला कोई है क्या। हाँ ये है 3115 वाला, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है एक व्यक्ति अपने पुत्र से कितना बड़ा है, 25 वर्ष बड़ा है। एक व्यक्ति अपने पुत्र से 25 वर्ष बड़ा है, 3 वर्ष में उसकी आय अब उसके पुत्र की आय से दोगुनी हो जाएगी। पुत्र की वर्तमान आयु बतानी है। देखो वर्तमान आयु बतानी है, पुत्र की बतानी है, तो जिसकी बतानी होती है उसे ही मैं एज्यूम करूंगा। ये हमेशा ध्यान रखना है, जिसकी बतानी है उसे एज्यूम करेगा। तो पुत्र की बतानी है हमें, पुत्र की मान ली हमने एक्स एज है, तो उसके पिता की कितनी हो जाएगी। देखिए एक व्यक्ति अपने पुत्र से 25 वर्ष बड़ा है, तो पुत्र की अगर एक्स है तो उसके पिता की कितनी हो जाएगी, उसके फादर की हो जाएगी एक्स प्लस 25 है ना, 25 साल बड़े हैं तो उसके पिताजी। 3 वर्ष, 3 वर्ष में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से दोगुनी हो जाएगी। इसके पिता की आयु क्या कह रहा है, 3 साल बाद, 3 साल बाद उसके पिता कितने उम्र के हो जाएंगे, 3 बढ़ जाएंगे। अभी एक्स प्लस 25 साल के हैं, 3 साल बाद एक्स प्लस 28 साल के हो जाएंगे, है ना, 3 साल की ओर बढ़ जाएंगे। और ऐसे ही जो उसका पुत्र है, 3 साल बाद उसका पुत्र भी 3 साल बढ़ जाएगा, तो अभी एक्स साल का है, 3 साल बाद एक्स प्लस 3 साल का हो जाएगा। क्या कह रहा है, 3 साल बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से दोगुनी हो जाएगी। तो जो अब ये इसके पिता की आयु है, तो इसके पिता की आयु इसके पुत्र से दोगुनी हो गई, तो ये डबल हो गई इसकी। तो अगर देखो एक्स प्लस 28 और एक्स प्लस 3 ये पुत्र की है, ये पिता की है, तो ये डबल है, पिता की आयु डबल है इससे। तो अगर मुझे दोनों को बराबर करना हो तो मैं क्या करूंगा, ये डबल है तो मैं इसका भी डबल कर दूंगा। देखो ये दो गुना था इससे, तो अगर मुझे दोनों को बराबर करना हुआ तो मैं इधर भी 2 से गुणा कर दूंगा ना, तो ये बराबर हो गए। अब मैं कैलकुलेट करके एक्स की वैल्यू बता सकता हूँ, ये 28 है। चलो एक्स प्लस 28, ये तो एक्स प्लस 28 का एक्स प्लस 28 रहेगा, इजिकल टू 2 की गुणा करूंगा 2x प्लस 2 की 3 से करूंगा 2 3 अच्छा है, एक्स इधर लेके आऊंगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 2x में से x गया तो x बचा, और 6 में इधर लेके चला जाऊंगा, 28 में से 6 जाएगा तो 22 आएगा। तो क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स क्या था, पुत्र था, तो पुत्र की आयु कितनी आ गई, 22 साल आ गई। चलो इस पे क्लिक करता हूँ, 22 साल का सही आंसर है हमारा। हाँ ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि एल का अर्थ प्लस एम का अर्थ ये और ये है, तो इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। 9, एन का अर्थ क्या है वो लिख देंगे, एन का अर्थ गुणा है, गुणा लिख दूंगा, 6 की जगह तो 6, एल का अर्थ क्या है, एल का अर्थ प्लस है, 12, फिर 12 का तो 12 ही ना, पी का अर्थ भाग है, भाग लिख दूंगा, 3, एम का अर्थ और देखेंगे, एम का अर्थ था माइनस और 2। बस इसे सोल्व करना है हमें। कैसे करते हैं इसे हम बोर्ड मास के हिसाब से करते हैं। अगर आपको बोर्ड मास नहीं आता तो ये मैंने बहुत अच्छे से नंबर्स वो पढ़ाया हुआ है, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण, तो उसे जाकर पढ़ लेना, आपको बोर्ड मास से रिलेटेड सारी क्वेरी सोल्व हो जाएंगी। सबसे पहले क्या करते हैं, बोर्ड मास के हिसाब से हम इन वाले में डिवीजन करेंगे ना, फिर मल्टीप्लाई, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। तो डिवीजन करूंगा, 3 से 12 को भाग दूंगा तो कितना आया, 4 आया, बाकी को मैं ऐसे लिख दूंगा, 4 माइनस 2, 9 चौक 36, 36 और 4 40, 40 में से 2 गए, 9 9 छः 54, 54 और 4 58, 58 में से 2 गए तो 56 आया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है शब्द, शब्दों का विषम युग्म बताना है, एक डिफरेंट है इनमें दिए गए में, वही हमें चूज करना है। दोष और हार, तो दोष और हार से क्या पता चल रहा है हमें, देखो ये एक ही तरीके के वर्ड है ना, दोष और हार जो है कहीं ना कहीं सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। फिर है रिक्त और खाली, रिक्त और खाली का अर्थ भी खाली होता है। फिर है स्थानपन और आवंटन, स्थानपन का मतलब क्या होता है, स्थानापन का ये होता है, स्थानापन होता है कि किसी के स्थान पर कोई और आ जाना, मतलब इसे इसे हटा दिया गया और दूसरा आ गया। और आवंटन क्या होता है, आवंटन होता है कि कोई रिक्त स्थान है, उसकी जगह रिक्त स्थान पर किसी की नियुक्ति करना, वो आवंटन होता है। और स्थानापन्न होता है हटा देना, कोई पद किसी पद पर है उसे हटाकर उसकी जगह कोई और आ जाना, तो ये एक नहीं है। फिर है मकान और घर, और देखो मकान और घर तो एक ही होते हैं, ये भी सिनोनिम है, तो हमारा क्या हुआ, डिफरेंट यही हो गया, तो यही मैं चूज करता हूँ, करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। श्रृंखला में क्या बताना है, अगला पद क्या होगा। चलो ये तो हम कर सकते हैं, IFC कम हो रहा है, हम देखो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे पहले एक बार ऑप्शन को देख लें, सारे ऑप्शंस में अलग अलग दिए हुए हैं, तो अगर हम कोई भी एक निकाल लेंगे आंसर आ जाएगा। तो निकालते हैं, जेड को, ये 9 था, ये 6 है, एफ ये 3 है, और ये कितना हो गया, जेड हो जाता है 26, तो कितना हो गया, ये 3 3 कम हो रहा है, ये 3 कम हुआ, ये 3 कम हुआ, फिर ये 3 कम हो गया,
या जेड को 0 भी लिखते हैं ना, 3 कम हो गया। अब 3 कम और हो जाएगा तो कितना आएगा, बस 3 कम कर देंगे, जेड से भी 3 कम करेंगे तो जेड होता है 26, 26 में 3 करेंगे 23, तो 23 वाला क्या है, डब्ल्यू वाला हो जाएगा ऑप्शन। इसे मैं क्लिक करता हूँ डब्ल्यू वाले को, ये हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है बेहत थाईलैंड से उसी तरह संबंधित है जैसे येन किससे संबंधित है। देखो बेहत और थाईलैंड में क्या संबंध है, बेहत जो है करेंसी है थाईलैंड की, तो येन किसकी करेंसी है ये बताना है, तो ये होती है हमारी जापान की करेंसी। चलो ये अभी हमने एक प्रैक्टिस एरर किया था DSSB का, उसमें भी आया हुआ था ये क्वेश्चन, तो जापान हो गया इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। क्वेश्चन है श्रृंखला में अगला आंकड़ा क्या होगा, इसे अगला वाला बताना है। देखो ये जो है ये तीरों की संख्या घट रही है, देख सकता हूँ दूर, इसे पहली बार में ही देखने में ये पता चलता है। कितने थे, 5 थे, फिर 4 हो गए पहले, फिर 4 हो गए, फिर 3 हो गए, तो अब 2 होने चाहिए। ठीक है, अच्छा 2 वाले ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें, 2 वाले दिए हुए हैं, तो अब ये कैसा होगा ये देख लेते हैं। देखो ये लास्ट वाला हट गया था इसमें, इसमें जो था ये लास्ट वाला हट गया था, ऐसे ही इसमें भी ये लास्ट वाला हट गया था, तो ऐसे ही ये लास्ट वाला हट जाएगा, तो ये बचेगा ऐसे तीर और ऐसे तीर। तो चलो देखता हूँ ये किसने ऑप्शन दिया होगा, कौन सा ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सी। चलो यही करेक्ट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है नीचे दिए गए विकल्पों में से एम्बेडेड आकृति को स्पॉट कीजिए। वो बताना है जो कि इस आकृति से, ये आकृति किस आकृति से बन सकती है ये बताना है हमें। चलो ये तो इजी देख सकता हूँ मैं, और ऑप्शंस क्या है। तो पहला ही है, ये इसमें पहला ये बन गई आकृति, देखो ये ऐसे और ऐसे, तो ऑप्शन ए ही ठीक होगा। इजी क्वेश्चन था बहुत। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए प्रबंधन स्तर के व्यक्तियों के लिए भर्ती लिखित परीक्षा संचालित आयोजन के लिए बाद साक्षरता के लिए बुलाए जाने के लिए। देखो कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी है और भर्ती आई हुई है, पहले लिखित परीक्षा होगी फिर साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो उम्मीदवारों की सूची के चयन की शर्तें बताई गई है, ये शर्तें बताई गई है। देखो अगर इतना बड़ा क्वेश्चन आता है तो उसे स्किप करना ही सबसे बेटर ऑप्शन होता है वैसे, क्योंकि वो हमारा इतना टाइम ले लेता है, और इसके और टाइम भी ले ले और फिर सही भी नहीं होएगा, तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाए, तो इसे छोड़ना ही सबसे समझदारी लगती है वैसे। पर आपकी ठीक ठाक कैलकुलेशन और स्पीड है तो इसे करना आसान होगा वैसे। चलो करते हैं। 65% या उससे अधिक के लिए के साथ, ओके 65% से ज्यादा मौलिक विज्ञान में स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए मौलिक विज्ञान में 65% से ज्यादा मार्क्स के साथ, या फिर 55% और उससे ज्यादा अधिक अंकों के साथ बीए, या फिर बीए किया हुआ हो उसने 55% प्लस से, ये पहली शर्त हो गई। फिर है 70% या उससे ज्यादा, 70 प्लस से ज्यादा क्या है, अंकों के साथ लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की हो उसने, जो हमारा रिटर्न एग्जाम होगा 70% से ज्यादा एग्जाम में आना चाहिए। आयु 1/4/18 के अनुसार 25 से 30 वर्ष होनी चाहिए, 25 से 30 वर्ष के बीच का होना चाहिए। 18 एक और गणना है उसने कहाँ से ली हुई है, 1/4 से। 3 वर्ष के लिए एक लेखा फर्म में अनुभव और 60% या उससे अधिक अंकों के साथ लेखांकन में डिप्लोमा होना चाहिए। 3 वर्ष का इसने क्या मांग लिया, अनुभव मांग लिया, एक्सपीरियंस, और 60 प्लस अंकों के साथ डिप्लोमा होना चाहिए उसका लेखांकन में। चलो वर्तमान में 6 लाख प्रति वर्ष और उससे अधिक की सीटीसी, सीटीसी भी बता रहा है कि 6 लाख पर एनम की उसकी होनी चाहिए। तो मामले में आवेदन जो उपरोक्त को छोड़कर अन्य सभी शर्त को पूरा करता है, जो ये वाली शर्त पूरी करता होगा उसे देखिए क्या क्या मिलेगा। पद ये बताया गया है, अगर ए को करता है वो पूरा तो उसे क्या मिलना चाहिए, कनिष्ठ लेखाकार का पद देना चाहिए, ओके। और अगर डी और ई तो उसे क्या मिलना चाहिए, प्रशिक्षु लेखाकार का पद मिलेगा। अब देखते हैं बताना किसका है, बताना है। एक बार इसे क्लियर करता हूँ। के साथ उपरोक्त सभी मानदंड ए ई को पूरा करने के बाद प्रबंधन लेखा, अच्छा देखो ए को पूरा करेगा अगर वो, ए वाली शर्त जो थी तो कनिष्ठ लेखाकार मिलेगा, और ए से ई तो लेखाकार, और अगर उसने सारी ही शर्त पूरी कर ली सभी में पास हो गया तो उसे प्रबंधन का मिलेगा। तो चलो बताना क्या है। प्रवीण ने भौतिकी में स्नातकोत्तर किया हुआ है, भौतिकी में फिजिक्स में, तो क्या फिजिक्स की उसने जिक्र किया था कि फिजिक्स में डिप्लोमा होना चाहिए, स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, तो पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स में ऐसी तो कोई शर्त थी नहीं। उन्हें न तो अकाउंटिंग का अनुभव है, उन्हें लेखाकार का भी अनुभव नहीं है, अकाउंटिंग मतलब लेखाकार, और ना ही डिप्लोमा है, डिप्लोमा भी नहीं है उसके पास। वह शामिल होने के लिए लेखांकन के प्रशिक्षण पर जाने के लिए तैयार है, वो रिटर्न एग्जाम जाने के लिए तो तैयार है। तो उन्हें किस पद के लिए संदर्भित किया जा सकता है, देखिए फिजिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन तो उसने बोला ही नहीं कि फिजिक्स में होनी चाहिए, तो ये तो किसी भी पद के लिए वैसे है नहीं। देखते हैं क्या है इसका आंसर सही क्या होगा। चलिए वरिष्ठ लेखाकार नहीं, किसी भी पद के लिए वो किसी भी पद के लिए पात्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इजी क्वेश्चन था वैसे, अगर समझ सकते हो कर सकते हो तो कर लेना। ये अगला पद बताना है यहाँ पे क्या होगा, इजी क्वेश्चन है। देखो ये जो बड़ा वाला है ये बाहर कर दिया, ये वाला बीच में, और फिर उसके बाद ये त्रिभुज लेके गए, तो ये तो बाहर कर दूंगा मैं ऐसे, फिर ये वाला यहाँ आएगा और इसके बीच में त्रिभुज, तो यही देख लेंगे, इजी क्वेश्चन था। ऑप्शन कौन सा दिया गया है, चलो भाई ये ऑप्शन नंबर, अच्छा सॉरी ये नहीं, कौन सा होगा वो, अच्छा ये होगा ना, करेक्ट किया था, गलत लग गया था। आगे चलते हैं। एक पारदर्शी सीट है, बिंदुकित रेखा के साथ अनुदिश मोड़ा जाता है। अच्छा, जो ये यहाँ से पेपर है यहाँ से उसे मोड़ दिया जाएगा, और कैसा है, पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट, तो पैटर्न कैसा दिखाई देगा ये बताना है। देखो जब ये ऐसे मोड़ दिया जाएगा तो ये कहाँ पे पहुंचेगा, इस कोने का, इस कोने पे पहुंच जाएगा, तो ये इस वृत्त के बीच में पहुंच जाएगा स्टार ऐसे, फिर ये वाला यहाँ पहुंच जाएगा इसके बीच में स्टार, और ये वाला ऐसे यहाँ पे। इजी क्वेश्चन था तो ये ऐसा बन जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर एक ही बैठ रहा है वैसे तो। क्लिक करता हूँ मैं इस पर, सही आंसर हुआ। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट बताना है, इसके और इसके बीच में संबंध देख लेंगे। तो बिंदु तो यही है, और ये जो त्रिभुज था ये भी यही का यही है, इसमें कोई चेंज हुआ, इसमें चेंज किया गया है, इसमें इस डंडी को यहाँ पे कर दिया है, मतलब कितना कर दिया, ये 45 डिग्री चेंज कर दिया राइट को, तो ऐसे ही इस डंडी को मैं कहाँ पे कर दूंगा 45 डिग्री यहाँ पर, तो ये ऐसा हो जाएगा। चलो ये वाला ऑप्शन देखते हैं कौन सा है ये ऑप्शन, नीचे होगा ना, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, कहाँ बताना था, अच्छा ये इसका बिंदु भी देखना है, तो बिंदु देखेंगे तो फिर से लगाता हूँ, बिंदु यहाँ पर है। देखो इसमें और इसमें कंफ्यूजन है, ये दोनों में अब दोनों ऑप्शन देख के करने होंगे। देखो ये जो बिंदी है ये यहाँ पर दी गई है इसके पास में, तो इसके पास में देख के लगाऊंगा, तो इसमें और इसमें अंतर क्या है, ये जो बिंदी है ये इसके पास है, पर होनी इस वाले के पास चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान देने का था, इजी क्वेश्चन था पर जल्दी जल्दी में गलत होने के चांस है इसके। एक पेड़ में है, उस विकल्प की पहचान करें जो अनिवार्य है। एक पेड़ में क्या चीज अनिवार्य होती है वो बताना है, तो कीड़े अनिवार्य है पेड़ में, या जड़, या फल, या पुष्प। देखो अगर पेड़ में जड़ ही नहीं है, मतलब सबसे अनिवार्य चीज क्या है, जड़ है, ऑप्शन ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं। बहिनी की और इशारा करते हुए विनीता ने कहा, उसकी माँ भाई, उसकी माँ का भाई मेरा भाई है, उसकी माँ का भाई मेरा भाई है, तो बहिनी विनीता से किस प्रकार संबंधित है ये बताना है। बहिता देखिए कैसे कर देंगे, या तो हम, आपको ठीक से आते होंगे तो ये पढ़ते पढ़ते ही पता चल गया होगा, क्या बता रहे थे, देखो उसकी माँ का भाई मेरा भाई है, तो माँ का भाई उसका भाई है, तो वो मौसी हो गई ना, तो बताना क्या था, बहिनी बनीता से किस प्रकार संबंधित है, तो बनीता, वाहिनी बनीता से किस प्रकार संबंधित है, तो बहिनी हो गई उसकी भांजी हो गई, दादी माँ नहीं, चचेरा भाई नहीं, माँ नहीं, भांजी, सिर्फ एक ही ऑप्शन है। देखो क्या था, उसकी माँ का भाई, उसकी माँ का भाई हो गया मामा, मेरा भाई है, मामा का की बहन क्या हो जाएगी, मौसी हो जाएगी ना, तो मौसी से किस प्रकार संबंधित हो जाएगी, भांजी हो जाएगी, तो ऑप्शन ये हमारा, इस पर क्लिक करता हूँ मैं, भांजी वाले पे, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। जब आप छत पर सो रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि एक झोंपड़ी में आग लगी हुई है और जल रही थी, तो आप क्या करेंगे। देखो एक झोंपड़ी जल रही है, तो उसमें आग लग रही है, तो क्या करेंगे हम ये देखते हैं, क्या करना चाहिए हमें। कर तो कुछ भी सकते हैं, पर करना क्या चाहिए ये बताना है। अपने ही घर को गीला करो, आग और कहीं लग रही है, अपने घर को गीला करने से कोई फायदा नहीं। जाओ और झोंपड़ी के निवासी को तुरंत बचाने की कोशिश करो और पीड़ितों की मदद करो, हाँ ये ठीक है। फायर स्टेशन को कॉल करें, ये भी ठीक है वैसे। सोने जाओ, हाँ सो भी सकते हो। तो अब इनमें से ये बताना है सबसे सही कौन सा है, तो सबसे सही जो है वो ये वाला सेकंड वाला लग रहा है ना, ऑप्शन ये लग रहा है सेकंड वाला। जाओ और क्या करनी है, मदद करो और पीड़ितों की मदद करो और बचाने की कोशिश करो, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे चलते हैं। श्रृंखला में अगला पद क्या होगा, नेक्स्ट पद बताना है। ऐसे क्वेश्चन इजी होते हैं, बस क्या है इनका डिफरेंस कर करके देख सकते हैं वैसे। तो 14 और 5 19, 19 और 29 10 बढ़ गया, 29 और 44, तो ये कितना बढ़ गया 15, ये 15 बढ़ गया, और ये कितना बढ़ रहा है, ये तो 20 बढ़ा हुआ है। तो देखो 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, अब क्या 25 बढ़ जाएगा इसमें 64 में, तो हो जाएगा 9 और 8, 89 वाला हो गया ऑप्शन हमारा, 89 वाला। इस पर क्लिक करता हूँ, सही का आंसर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, विषम आकृति का चयन कीजिए, इनमें कोई डिफरेंट है उसे बताना है। एन और एन, देखो ये इसका पानी वाली छवि है ना, ऐसे ही एल ये भी पानी वाली छवि है, ये
ये 5 एलसीबी है, यही नहीं है देखो, ये तो सेम टू सेम ऐसे ही दे दिया, ये डिफरेंट यही हो गया। चलो इसे क्लिक करता हूँ मैं। कौन सा है ये ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चल भाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। पहला क्वेश्चन है, 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप खिताब जीतने वाली भारतीय टीम के कोच कौन थे? देखिए कोच बताने हैं, उस टाइम पर कोच कौन थे अंडर 19 के। तो 2018 में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता भी था इंडिया ने, तो ये बहुत चर्चा में रहे थे उस टाइम पे जो कोच थे हमारे। तो ये कोच राहुल द्रविड़ जी थे। और देखिए अंडर 19 वर्ल्ड कप की अभी जो 2024 फरवरी में हुआ है, देखिए इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं स्पोर्ट्स से, तो इस टॉपिक को कवर किया हुआ है, इस पे आपको डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगी, आप उसे जाकर देख लेना। चलिए मैं इसे क्लिक करता हूँ। ऑप्शन नंबर ए को राहुल द्रविड़, ये सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। हड्डियों का एक आंतरिक या बाहरी ढांचा होता है, क्या बताना है हमें? हड्डियों का आंतरिक और बाहरी ढांचा उसे क्या बोलते हैं ये बताना है। हड्डी बोलते हैं, कंकाल बोलते हैं, खोपड़ी या त्वचा। देखिए हड्डी के जो ढांचे को हम क्या कहते हैं, सभी को पता है हमें, कंकाल बोलते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? मृदा संरक्षण की विधि बतानी है, कौन सी नहीं है ये बताना है। तो पहला है पलवार। देखिए पलवार जो होता है ये तो मृदा संरक्षण की विधि है। क्या होता है, जो ये हमारी सूखे, जो भी खेतों में सूखी चीजें हो जाती हैं, तो उसे खाद के यूज करते हैं, तो उसे तो पलवार कहते हैं। तो ये भी इससे मृदा अच्छी हो जाती है, मृदा संरक्षित होती है इससे। फिर है समोच्च बाधाएं। हाँ, समोच्च बाधाएं, ये भी हम छोटी छोटी बाधाएं से मतलब है कि छोटे छोटे अवरोध पैदा कर देना। तो उससे क्या होता है, जैसे अगर हमें पानी का कहीं पे भरना है, कहीं से निकालना है, या पत्थर वगैरह कुछ लगाकर रोकथाम करते हैं, ये भी समोच्च बाधा एक विधि है मृदा संरक्षण की। फिर है अंतर फसल। अंतर फसल तो हमें सभी को पता है कि एक बार अगर हमें चावल की अगर हम फसल करेंगे और फिर अगर हम गेहूं की करें, या चेंज कर करके ऐसे फिर गन्ने की करें, तो ऐसे उसे फसल अंतर कहते हैं। अगर हम अलग अलग फसल को करते हैं उससे मृदा संरक्षित होती है और फसल भी उपजाऊ होती है ज़्यादा। तो ये भी एक प्रकार है मृदा संरक्षण का। बांध निर्माण, देखिए बांध निर्माण से मृदा संरक्षण तो होगी, तो यही हमारा ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी क्लिक करूंगा। ऑप्शन नंबर डी, यही हमारा करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पक्षियों और स्तनधारियों द्वारा साझा नहीं की जाती है? पक्षियों और स्तनधारियों दोनों की साझा नहीं है, कॉमन नहीं है। कौन सी विशेषता है? जरायुजता, पहला ऑप्शन। फिर है सांस लेने में फेफड़ों का उपयोग। फेफड़ों का उपयोग तो दोनों करते हैं, पक्षी भी और स्तनधारी भी। समतापी प्रकृति, ये भी होती है। अस्थि मूल अंतः कंकाल, ये भी होता है। तो ये जरायुजता भी नहीं है, दोनों में कॉमन यही नहीं होता है। तो ऑप्शन ए क्लिक करूंगा, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आ गया है, पांचवा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण बताना है। भोजन का पाचन, देखिए भोजन का पाचन क्या है, ये तो रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन होता है हमारा रासायनिक परिवर्तन। फिर है गोबर गैस का बनना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। फिर है फलों का पकना, हाँ फलों का पकना भी हमने रासायनिक परिवर्तन में पढ़ा हुआ है। आइसक्रीम का बनना, देखिए आइसक्रीम के बनने में कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती है, इसमें क्या होता है, सिर्फ जो हमारा आइसक्रीम होता है वो जमता है, सिर्फ जमने का तो काम होता है उसमें। जैसे पानी की अगर हमें बर्फ बनानी हो तो वो पानी जम जाता है, इसी तरीके से फ्रिज होने का काम कर होता है बस इसमें, आइसक्रीम में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। तो मैं इसे क्लिक करूंगा, ऑप्शन नंबर 4 को, यही करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित मामले निर्धारित किए गए हैं? अच्छा, संसद के विशेषाधिकार वाला कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को विशेष अधिकार देता है, वो अनुच्छेद बताना है। तो देखिए अनुच्छेद की ये क्लास जल्दी ही डालने वाला हूँ मैं। डेली कॉन्स्टिट्यूशन की, भारतीय संविधान की डेली क्लास आ रही है, 6 से 7 क्लास आ चुकी है, आप देख लेना। और उसमें हम अनुच्छेद वाली भी नोट्स तैयार है, जल्दी ही 2-3 दिन में आ जाएगी। सभी अनुच्छेद इसे भी इंक्लूड किया हुआ है, संसदीय विशेषता किसमें बताई हुई है। तो ये हमारा आर्टिकल 105 होता है, अनुच्छेद 105 हो जाएगा। आगे चलते हैं। दादा भाई नेहरू निम्नलिखित में से किस पत्रिका से जुड़े थे, ये बताना है। दादा भाई नेहरू किस पत्रिका से जुड़े थे? प्रबुद्ध भारत, रप रस्त गोफ्तार, आजाद हिंदुस्तान, या तहजीब उल अखलाकी। तो ये रस्त गोफ्तार से जुड़े हुए थे दादा भाई नेहरू। दूसरे ऑप्शन को क्लिक करूंगा, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग को चुनाव कराने का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद से दिया गया है? देखिए इस अनुच्छेद को भी इंक्लूड किया हुआ है, आप उसे जरूर देखना वीडियो को। और जो अभी भी वीडियो आ चुकी है संविधान की, उनसे DSSS में हर क्वेश्चन जो भी पूछा गया है सभी को मैंने इंक्लूड किया हुआ है।
मैं सभी उन टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ जो DSSB में पूछा ही जाता है। पर मैंने देखा है कि अब सब्सक्राइबर 500 से भी ज़्यादा हो गए हैं, पर सब वीडियोस पे 500 व्यूज नहीं है। तो इसका मतलब सिर्फ मेरी वीडियो देख ली एक दो के हाँ ये DSSB में सिलेक्शन लिया हुआ है या SSC में, तो सिर्फ मेरे सिलेक्शन हो जाने से और मेरी एक दो वीडियो देखने से थोड़ी ना होगा काम। जो मैंने सारा सारा कंटेंट प्रोवाइड कराया हुआ, अगर सभी को फॉलो करेंगे करेंगे तभी तो होगा। चलिए, ये 324 में होता है ना, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। चुनाव आयोग का चुनाव कराने का अधिकार 324 अनुच्छेद में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई बैंक विकास बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये तो हमें पता है, फिलीपींस में है। ऑप्शन नंबर हमारा 4 हो जाएगा। क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर है लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा को प्रेषित धन विधेयक। अच्छा, लोकसभा में कितने समय में वापस करना आवश्यक है? देखिए, लोकसभा में अगर हमारा पारित हो चुका है और राज्यसभा को प्रेषित कर दिया है, तो धन विधेयक को अब लोकसभा में कितने समय में वापस करना? धन विधेयक राज्यसभा में आया लोकसभा से, तो फिर धन विधेयक को लोकसभा वापस कब करेगी? राज्यसभा राज्यसभा को अब वापस करना है तो वो कितने दिन में करती है ये बताना है। तो ये 14 दिन होता है ना, इसे भी इंक्लूड किया हुआ है, आप जरूर देखना वो वीडियो। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये है क्वेश्चन शक संबंध पर आधारित भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर को निम्न में से 3 उद्देश्यों के लिए अपनाया गया था और एक के लिए नहीं अपनाया गया, वो बताना है। तो शक संबंध यही तो हमारा यूज किया जाता है कैलेंडर में, जो भी हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है। तो भारत का राजपत्र, इसमें भी ये यूज किया जाता है। ऑल इंडिया रेडियो द्वारा प्रसारित समाचार पत्र, इसके लिए भी यूज किया जाता है। शिक्षण संस्थानों द्वारा अभिग्रहण के लिए, इसमें यूज नहीं किया जाता है। भारत सरकार द्वारा जारी कैलेंडर, ये भी यूज शक संबंध का ही होता है। तो ये हमारे सब ऑप्शन सही है, तीसरा वाला गलत है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस हर वर्ष को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है खेल दिवस? ये तो हमें सभी को पता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद जी की याद में मनाया जाता है, नहीं उनके जन्मदिन पर, 29 अगस्त को। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, ने जुलाई 2018 में नोएडा में दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किया। तो ये किसके द्वारा किया गया था? सैमसंग के द्वारा किया गया था। चलिए आगे चलते हैं, इसे क्लिक कर देता हूँ। आगे क्वेश्चन है हमारा, मीटर लंबाई की इकाई के गुणज और उपगुणकों को उनके इकाई मान के अवरोही क्रम में लगाना है। अवरोही क्रम किसे कहते हैं? आरोही क्रम तो होता है हमारा बढ़ता हुआ क्रम, और ये क्या होता है? अवरोही क्रम होता है हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम। तो घटता हुआ क्रम, इसमें हम क्या देख लेंगे? सबसे पहले सबसे बड़ा देखेंगे। तो सबसे बड़ा हो गया हमारा माइक्रोमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर और मिलीमीटर और हेक्टोमीटर। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा हमारा? हेक्टोमीटर होगा। फिर उसके बाद क्या होगा? सबसे पहले तो होगा हेक्टोमीटर, फिर होगा डेकामीटर दूसरे नंबर पे, फिर होगा डेसीमीटर होगा, 3 होगा डेसीमीटर, फिर हो जाएगा मिलीमीटर। माइक्रोमीटर तो सबसे कम होता है, ये 5वें पे और ये चौथे पे। तो ये क्या हो गया हमारा? टी टीपी वाला, ये ऑप्शन नंबर, ये मैच हो रहा है हमारा। ऑप्शन नंबर 2, इसे क्लिक करता हूँ, यही सही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, महासागरों पर नौकायन करते समय देशांतर मापने के लिए समुद्री कालमापी क्रोनोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो ये क्रोनोमीटर का आविष्कार करने वाले कौन थे, ये बताना है। ये क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन क्या थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन, जॉन हैरिसन। ये जॉन हैरिसन है, हैरिसन इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जिम्मेदार थे। अच्छा, रिपब्लिक, जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन थी, वो किसके लिए जिम्मेदार थी? इनमें से क्या किया था उन्होंने? दिल्ली षड्यंत्र केस उनके के लिए जिम्मेदार थी, काकोरी के गदर षड्यंत्र, या अलीपुर बम कांड? तो हमें पता है ये किसके लिए थी, ये था ना काकोरी षड्यंत्र। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा काकोरी षड्यंत्र किया गया था, बी होगा करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है, लोकसभा के सत्रावसान के संबंध में निम्नलिखित में से 3 कथन सही है, गलत बताना है। ओके, इसका अर्थ है लोकसभा के सत्र की समाप्ति, सत्रावसान का गलत कथन बताना है। ओके, तो समाप्ति तो होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति ही ऐसा आदेश जारी कर सकते हैं। हाँ देखिए, सत्रावसान जो होता है मतलब किसी सत्र को समाप्त कर देना, तो ये तो सही हो गया, इसका अर्थ सत्र की समाप्ति है। और ये आदेश जो है राष्ट्रपति ही कर सकता है, तो ये भी करेक्ट है। यह तब तक नहीं हो सकता जब यह तब नहीं हो सकता जब सदन की बैठक चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। सदन की बैठक चल रही हो तब भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। फिर आमतौर पर यह सदन की बैठक को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने के बाद होता है। आमतौर पर यह सदन की बैठक को, हाँ, अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने पर ही तो होता है हमारा सत्रावसान। तो ये तो सभी सही है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 3 क्लिक करूंगा, यही सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से 3 भारतीय मानक ब्यूरो BIS के कार्य हैं, अलग बताना है। 3 तो उनके कार्य हैं, भारत मानक ब्यूरो के एक नहीं है, ये बताना है।
ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है बस, परीक्षण के लिए प्रयोगशाला सेवाएं, हाँ, जो मानक ब्यूरो है वो प्रयोगशाला सेवाएं देता है। उपभोक्ता उत्पादों का विपणन, विपणन देखिए प्रमोशन को कहते हैं। तो ये उत्पादों का प्रमोशन, किसी के उत्पाद का प्रमोशन थोड़ी करता है ये भारतीय मानक बोर्ड जो है ब्यूरो। तो यही इसका गलत होगा। मानक भी तैयार सेट करेगा, वो मानक क्या होने चाहिए, और उत्पाद का प्रमाणन, ये सर्टिफिकेट भी देगा उसे, प्रमाण करेगा उसका। तो ये तो सभी कर रहे हैं, इसके प्रमोशन का कार्य तो कंपनी खुद से करेगी ना, तो ये विपणन वाला हो जाता है, प्रमोशन नहीं करेगा मानक ब्यूरो। नेक्स्ट में चलते हैं। फिल्म क्या है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, CBFC के यूए प्रमाण पत्र का अर्थ है। यूए जो आता है जब हम फिल्म देखते हैं सर्टिफिकेशन, तो इसका मतलब क्या होता है यूए सर्टिफिकेशन का, वयस्कों के लिए प्रतिबंधित, ये थोड़ी ना होता है। यूए का मतलब देखो, इसमें तो अडल्ट आया हुआ ही है ना, तो वयस्कों के लिए प्रतिबंधित तो हुआ नहीं। और ये U4 शायद अंडर एज होता है, अंडर एज और अडल्ट दोनों देख सकते हैं, तो वयस्कों के लिए तो प्रतिबंधित थोड़ी हो गया, नहीं हुआ। अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शनी, अप्रतिबंधित थोड़ी होगा, क्योंकि अंडर एज के लिए भी है ना, यू भी है इसमें, तो ये भी गलत हो गया। अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शनी, लेकिन सावधानी के साथ 12 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए विवेक की आवश्यकता है। हाँ, ये यही है, 12 साल के बच्चे देख सकते हैं इसे, पर उनके लिए विवेक की मतलब अपनी सावधानी के हिसाब से देखें। 12 साल के बच्चे देख सकते हैं, उसके नीचे के तो बिल्कुल नहीं देख सकते, और उसके ऊपर सावधानी के साथ देखें। फिर है व्यक्तियों के किसी विशेष वर्ग के लिए प्रतिबंधित, ये ऐसा भी नहीं है, तो ये ऑप्शन बी इसका सबसे करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन है, थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने बिजली के प्रकाश बल्ब का आविष्कार किया, वो कहाँ के थे? तो थॉमस एल्वा एडिसन शायद यूएसए के थे ना। क्लिक करता हूँ, देखते हैं क्या है। हाँ, यूएसए ही है, इसका सही आंसर यूएसए होगा। देखिए, ये हमने 20 क्वेश्चन कर लिए हैं। पहला क्वेश्चन है, रंजन के वेतन में 30% की कमी होती है और बाद में 40% की वृद्धि की गई, उसके वेतन में कितने परसेंट की कमी हुई या वृद्धि हुई? देखिए, जब 2% दी गई है और उसकी 1% बनानी हो, तो ये हमने परसेंटेज वाले चैप्टर में पढ़ा था, और जब हमने लाभ हानि पढ़ी थी तब भी पढ़ा था। तो क्या फॉर्मूला था, A+B+AB/100। ए और बी जो है ये हो जाएंगे, ए हो जाएगा 30 और बी हो जाएगा 40। अब कमी है तो ये जो 30 होगा ये माइनस का 30 होगा ना, और ये वृद्धि है तो ये प्लस का 40 होगा। बस यही ध्यान रखना है मार्क का, बटे तो। देखो, 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गए, ये है 40 में से 30 गया, 10 बचा, और ये 4 दिया 12, माइनस का 12 और 10, तो क्या बचा, 2 बचेगा। और किसका बचेगा, क्योंकि माइनस के ज्यादा है तो माइनस का 2 बचा। माइनस का 2 का मतलब 2 की कमी हो जाएगी, है ना, 2% की कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इनमें से डी हो जाएगा। चलिए टिक करता हूँ। अगर समझ नहीं आया होगा वापस करके देख लेना, वरना ये समझ नहीं आया होगा तो परसेंटेज वाली क्लास देख लो, बहुत जीरो लेवल से बताई गई है, बहुत अच्छे से बताई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 पुरुष 3 महिलाएं कार्य के एक भाग को 5 दिनों में पूरा करने के लिए 7 घंटे कार्य करते हैं, और 4 पुरुष और 4 महिलाएं उसी काम को अगर 7 दिनों में पूरा करें तो 3 घंटे कार्य करना पड़ेगा। अच्छा, उन दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें कार्य केवल पुरुष करते हैं, और कितने पुरुष, 7 पुरुषों द्वारा किया जाता है, और वे प्रतिदिन 4 घंटे काम करें, तो कितने दिन लगेंगे ये बताना है ना। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में 2 समीकरण बनती है। एक तो यहाँ तक कैसे, 2 पुरुष प्लस 3 महिलाएं कितने दिन में कर देते हैं, 5 दिन और 7 घंटे काम करके, है ना। ऐसे ही ये कह रहा था, 4 पुरुष और 4 महिलाएं कितने, 7 दिन काम करके और डेली 3 घंटे काम करके, ये मिलके, है ना। तो देखो, पहले तो इस कंडीशन में काम किया, और फिर दोबारा इस कंडीशन में जो सिचुएशन बताई गई है, पर काम तो सेम ही हुआ। इनके द्वारा किया गया काम अगर मैं निकालना हो तो इनकी गुणा हो जाएगी ऐसे। तो इनके द्वारा काम इतना किया गया, और काम क्या किया गया, एक ही काम को किया गया दो बार, है ना। पहले 2 पुरुष 3 महिलाओं ने किया, फिर 4 पुरुष 4 महिलाओं ने, तो सेम ही तो काम किया। तो काम ये जो आ गया, इतनी यूनिट काम आ गया, अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो काम है वो सेम ही है, तो बराबर का निशान लगा दूँ। 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ से मैं पी की और एम की वैल्यू निकाल सकता हूँ, अनुपात तो निकाल ही सकता हूँ। 5 दूनी 10 पी प्लस 15 एम इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 या 12 पी और प्लस 12 एम। अब एम और पी को एक साइड लेके जाऊंगा, देखो 10 पी कम है तो कम वाले को ज्यादा की तरफ लेकर आता हूँ, तो 2 पी बचा, और ये 12 एम इधर लेके जाऊंगा तो 15 में से 12 गया 3 एम। तो ये हो गया हमारा एम और पी का अनुपात निकल जाएगा ना, एम पी क्या हो जाएगा, 2/3। ये एम और पी का अनुपात आ गया। देखिए, अब मुझे बताना है कि 7 पुरुष 4 घंटे काम करेंगे, कितने दिन में करेंगे। तो ऐसे में मुझे काम पता होना चाहिए कितने यूनिट काम है। तो काम कितना था, देखिए ये था ना, या तो इतना काम है या फिर इतना काम है, दोनों ही काम दिए गए हैं। हमने इन्हें यूनिट, इतना यूनिट काम मिलने लिया था। चलो, मैं पी की और एम की वैल्यू अब मुझे पता है, यहाँ पे पुट करता हूँ। 2 पी की वैल्यू है 3, तो 2 3 6, 6 हो गया, प्लस 3 और एम की वैल्यू है 2, तो 2 3 6 गुणा 5 और गुणा 7, 6 और 6 12, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 6 7 42, 420 यूनिट काम आ गया।
420 यूनिट काम का है और किसे करना है, ये 7 पुरुषों को करना है। 420 यूनिट काम करना है पुरुषों को। पुरुषों का कितना है अनुपात, 3 है, तो पहले तो 3 से भाग दूंगा। और कितने पुरुषों को, 7 पुरुषों को। और कितने घंटे, 4 घंटे काम कर रहे हैं। तो बस ये इतने दिन लगेंगे। 7 छंग 42 और 15 चौका 60, तो 15, 15 बटे 3, 3 पंजे 15, तो 5 दिन आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, पहला हो जाएगा। देखिए टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, थोड़ा हार्ड ही क्वेश्चन कहेंगे इसे। टाइम लगता है इसमें, अगर मैथ के चैप्टर ज्यादा अच्छे से क्लियर नहीं था तो इसे क्वेश्चन को छोड़ने में फायदा था। चलिए, अगर समझ नहीं आएगा तो वापस करके देख लेंगे। ऑप्शन पहला ठीक है, आगे चलते हैं। क्या बोला हुआ है, 3:5 के अनुपात के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए जिससे ये अनुपात क्या हो जाए, 5:7 का हो जाए। इजी क्वेश्चन है, अनुपात का समानुपात का, 3/5 अनुपात है ना, इतना बटे में लिख सकता हूँ इसे। इन दोनों में क्या जोड़े, देखो दोनों में कुछ जोड़ दिया, एक्स जोड़ दिया मान लिया, तो अब अनुपात कितना हो गया, 5:7 हो गया। इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, बस क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी इसमें, इसकी इसमें। 7 या 21 एक्स, 21 और प्लस 7 एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा, 5×5 = 25 और प्लस 5 एक्स। इधर लेके आऊंगा तो 2 एक्स बचेगा। और ये कितना हो जाएगा, 5×5 = 25 का, 7 × 21 का, तो 25 में से 21 जाएगा। 25 में से 21 गया, देखो ये इधर पहले तो माइनस जाएगा, माइनस का 25 है ना, और 25 में से 21 घटाएंगे तो माइनस का 4 बचा। 2 एक्स इजिकल टू -4, तो एक्स इजिकल टू हो गया -2। देखिए ये रेशियो है, रेशियो की वैल्यू माइनस में आई, माइनस कभी नहीं होता, तो ऐसे में सिर्फ प्लस वाली हो जाएगी। ये हमें कई बार ऐसा क्वेश्चन कंडीशन मिल जाती है कि वैल्यू माइनस में आती है, पर ये चीज माइनस में हो नहीं सकती रेशियो, तो ना, तो ये 2 ही होगा इसका करेक्ट आंसर। चलो इसे टिक करता हूँ। इजी क्वेश्चन था, समझ नहीं आएगा तो वापस करेंगे। स्पीड स्लो लग रही होगी किसी को तो तेज कर सकता है। राकेश मुकेश से 4/3 गुना तेज दौड़ता है। राकेश जो है बराबर कितना है, मुकेश से 4/3 गुना, है ना, गुना तो गुना कर दिए। एक दौड़ में यदि राकेश मुकेश को 60 मीटर की बढ़त देता है, अच्छा, तब प्रारंभिक बिंदु से दूरी ज्ञात करें जहां वे दोनों मिलेंगे। अच्छा चलो देखते हैं, करते हैं इजी क्वेश्चन है। राकेश मुकेश से 4/3 गुना है, तो ये मैंने लिख दिया, राकेश कितना है, मुकेश से गुना है, गुना निशान लगा, 4/3 गुना है। अब मैं अनुपात निकालना चाहूँ तो एम को इधर लिखा हूँ, राकेश बटे मुकेश, मतलब राकेश और मुकेश की चाल का अनुपात आ गया ये। राकेश अगर 4 मीटर प्रति सेकंड या 4 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से भागता है, तो ये इतनी स्पीड से भागता है। अब क्या बताया गया, राकेश राकेश मुकेश को 60 मीटर की बढ़त दे देता है, ठीक है, तो क्वेश्चन में मीटर की जिक्र चल रहा है, तो मीटर ही, ये स्पीड भी जो है मीटर पर सेकंड में मान लेते हैं ना। वैसे भी ये अनुपात है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे किलोमीटर पर सेकंड हो या मीटर पर सेकंड। और क्या किया, यहाँ से राकेश और मुकेश यहाँ से दौड़ना स्टार्ट हुए एक ही पॉइंट से, पर क्या काम किया, राकेश ने बोल दिया कि 60 मीटर आगे चला जा, मुकेश को बोल दिया 60 मीटर आगे चला जा। अब जो है मुकेश यहाँ पर है और राकेश यहीं पर है, दोनों ने अब दौड़ना स्टार्ट किया, और वे यहाँ पर कहीं जाकर, मुकेश यहाँ से दौड़ेगा, तो ये यहाँ पर जाकर कहीं मिल गए। अब यहाँ पर मिल गए, तो देखो राकेश यहाँ से दौड़ा यहाँ तक, मुकेश दौड़ा यहाँ से यहाँ तक, तो इन्हें दौड़ने में लगा समय तो बराबर होगा, है ना। और बताना क्या है, समय तो इनके द्वारा लगा गया समय बराबर है, इसका टाइम और इसका टाइम बराबर है। चलो इससे तो ये क्वेश्चन होगा। बाकी बताना है हमें प्रारंभिक बिंदु से दूरी याद करनी है। प्रारंभिक बिंदु कहाँ था, यहाँ था, और यहाँ से अगर दूरी बतानी है, देखो मैंने एज्यूम कर ली एक्स किलोमीटर, एक्स मीटर है, और देखो 60 मीटर तो ये चला गया था। बाद में अगर इसे यहाँ से जब ये दौड़े थे एक साथ, तो इसे कितना दौड़ना होगा, एक्स मीटर तो टोटल दूरी है, तो ये बची हुई कितनी हो जाएगी, x - 60 हो जाएगी, क्योंकि 60 तो पहले ही इसे लीड दे दी गई थी राकेश के द्वारा। चलो टाइम इनके द्वारा दौड़ा गया बराबर है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। राकेश को कितनी दूरी चलनी पड़ी, x किलोमीटर, चाल कितनी थी राकेश की, 4 थी, है ना, तो बटे 4। और इजिकल टू किसके बराबर, ये समय हो गया ना, है ना, ये समय हो गया, दूरी को भाग दी मैंने चाल से, तो ये समय हो गया, ये वाला समय और दूसरा समय बराबर है राकेश का और मुकेश का। मुकेश का समय कैसे निकालूंगा, दूरी दूरी कितनी चली इसने, x/60, तो कितनी स्पीड है इसकी, मुकेश की 3 है, तो ये इसका समय है राकेश का, ये मुकेश का समय है, तो दोनों के द्वारा लगा गया समय तो बराबर ही है ना। ये यहाँ से दौड़ा, ये यहाँ से दौड़ा, जहाँ ये मिले सेम ही समय में मिल गए, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा। ये हो गया 3x, यहाँ लिखता हूँ 3x इजिकल टू, ये हो जाएगा 4x, और 6×4 = 24, 240। अब देखो 3x इधर लेके आऊंगा, या फिर मैं 4x इधर लेके जाऊँ तो माइनस का 4x हो जाएगा, तो 3x में से 4x जाए तो माइनस का x इजिकल टू माइनस का 240, माइनस से तो माइनस कैंसिल, x इजिकल टू कितना आ गया, 240 मिनट आ गया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। समझ नहीं आया, वीडियो को वापस करके देख लेंगे। चलिए पहले को टिक करता हूँ मैं, राइट है, आगे चलते हैं। क्या बोला है, पाइप और टंकी का है क्वेश्चन। दो पाइप ए और बी एक साथ एक टंकी को 15 घंटे में भर सकते हैं दोनों मिलकर, तो उन्हें अलग अलग खोला जाए, तो बी को टंकी में भरने के लिए ए से 40 घंटे अधिक समय लगेगा। अच्छा, तो बताना क्या है, टंकी को अलग से भरने के लिए ए द्वारा कितना समय लिया जाएगा।
ए कितने टाइम में बढ़ता है ये बताना है। देखो अगर ए को लगते हैं एक्स घंटे, मैंने मान लिया क्योंकि ये बताना है ना, जिसका बताना होता है ए को बताना है, ए को एक्स घंटे मान लिया, जिसका बताना होता है उसे एज्यूम कर लेता हूँ। बी क्या कह रहा है, बी को टंकी को भरने में ए से 40 घंटे अधिक लगते हैं। बी को कितना समय लगता है, ए से 40 घंटे ज्यादा। इसे एक्स घंटे लगे थे, इसे कितने लगेंगे, एक्स प्लस 40 घंटे। और दोनों को एक साथ कितने घंटे लगे, ए प्लस बी दोनों को लग रहे हैं 15 घंटे। तो ये दोनों बराबर होंगे इसके। कैसे करते हैं इसे, 1/x प्लस 1/x+40 इज इक्वल टू 1/15। बस इसे सोल्व करना है। देखो ये दोनों भिन्न है, तो इन्हें सोल्व करने के लिए लेस लेना पड़ेगा। तो x+40 इतना एलसीएम आएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर, इसकी यहाँ पर, तो x+40 और प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/15। अब क्या हो जाएगा, x और x तो 2x हो जाएंगे, और ये 40 तो इनकी गुणा यहाँ पर होगी, इसकी गुणा 1 में होगी। तो 1 में गुणा करूंगा तो x² प्लस 40x, तो 1 की भी होगी तो यही आएगा, ये वाला है ना। और यहाँ पर कितना हो गया, 2x प्लस 40, 2x की 15 में करेंगे तो 30x, और प्लस 40 की करेंगे 60 15 से, तो 15 चौका 60, 600 आ गया। चलो एक साइड लेके जाता हूँ सभी को, x², ये 30x माइनस का हो जाएगा तो कितना बचा, 10x बचा, तो ये 600 यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। ये हमारी क्या बनेगी, द्विघात समीकरण बन गई। द्विघात समीकरण अगर सोल्व नहीं करनी आती तो इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा मैं, 5 से 10 सेकंड में इसे सोल्व कर सकते हैं। देखो इसे सोल्व करने के लिए 2 बार x लिखेंगे ऐसे, पहले x के बाद में पहला वाला निशान लगा देते हैं, ऐसे ही। पहला निशान क्या था, प्लस। अब दूसरा देखते हैं, ये तो फर्स्ट मार्क तो ऐसे का एज ए डिस लगता है x के बाद, है ना, ये ध्यान रखना। एक वीडियो इस पर डेडिकेटेड बनेगी, बाकी ये आगे वाला मार्क देखेंगे माइनस। अब दूसरा अगर माइनस हो तो पहला प्लस है तो दूसरा माइनस ही लग जाता है। फिर अब देखना क्या था, इसमें 600 के टुकड़े करने हैं जिनका अंतर 10 हो, तो क्या होगा वो 30 और 20 होंगे ना, 30 और 20 होंगे, इनका अंतर क्या है, 10 है, तो यहाँ पर 30 लिखते हैं और यहाँ पर 20 लिखते हैं। अब ये दोनों, ये इसके गुणनखंड हो गए। हम निकालनी है एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो इनके बराबर 0 लिखते हैं, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से तो -30 आएगी, और यहाँ से माइनस का 20 है तो इधर आकर प्लस का 20 हो जाएगी। तो माइनस वाली तो लेते नहीं हम, इसे तो छोड़ देंगे, लेंगे कौन सी, एक्स इज इक्वल टू 20 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये द्विघात समीकरण जिसे आती है वो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं आती तो इस पर डेडिकेटेड वीडियो आएगी, उसमें देख लेना। 5 से 10 सेकंड में इजीली कर सकते हैं द्विघात समीकरण। चलो मैं टिक करता हूँ पहले ऑप्शन को, अगर समझ नहीं आएगा वापस करके देख लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। किसी वस्तु को 2400 रुपये में बेचने से एक व्यापारी को 20% की हानि होती है, 20% लाभ अर्जित करना हो तो उस वस्तु की कीमत बताओ। देखो पहले बेचा 2400 रुपये में, SP बनोगे 2400 रुपये, 20% की हानि हुई, परसेंटेज पहली क्या है, हानि, 20% का लॉस, फिर है 20%, परसेंटेज दूसरी है 20% का प्रॉफिट कमाना है, तो उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेच दे। दूसरा विक्रय मूल्य बताना है। तो जब हमने लाभ, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा था, लाभ और हानि, तो उसमें देखा था क्या था वो फॉर्मूला, SP1/SP2, जब दो विक्रय मूल्य का जिक्र हो रहा हो। और फिर क्या था, 100 प्लस माइनस पहली परसेंटेज बटे 100 प्लस माइनस दूसरी परसेंटेज पहली, उसे वस्तु की कीमत। 1 मिनट में क्वेश्चन, चलो वैल्यू पुट करता हूँ। SP1 तो 2400 रुपये है, SP2 निकालना है, एक्स एज्यूम कर लिया। पहली परसेंटेज क्या है, 20% की हानि, तो 100 में से 20 घटेगा 80, और दूसरी परसेंटेज थी 20% का लाभ, तो 100 प्लस 20 120 हो गया। 20 से काट दूंगा, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, ये कट जाएगा 4 गुना 4, 4 छः 24, 600, और 5 की गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो 5 गुणा 6 से होगी, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 पंजे 30, और 2 जीरो तो 3000 आ गया। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, समझ आ गया होगा। अगर लाभ हानि नहीं पड़ी तो वो वीडियो जाके देख लो, 2-3 वीडियो छोटी छोटी हैं, तभी लाभ हानि के कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा ऐसा जो आपसे नहीं होगा। चलिए ठीक करता हूँ, ले भैया काम हो गया। कैलकुलेशन गलत हो गई कहीं पर, देखो करते हैं दोबारा से। 2400 के बटे में एक्स होगा, एक सेकंड, क्या होगा, 2400/x था और 80/120 था, 20 चौक 80, अच्छा यहाँ पर गलत कैलकुलेशन किया था, यहाँ पर मैंने 5 लिखा हुआ था ना, 20 चौक 80 और 20 छक्का 120, यहाँ पर 6 आएगा, 4 से काटूंगा, 4 छंग 24 और 6 छंग 36, तो एक्स इक्वल टू आ गया 3600। इजी क्वेश्चन था ये, कैलकुलेशन में ध्यान रखना होता चाहिए था। चलिए ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कैलकुलेट करने में गलती हुई थी, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे चलते हैं, क्या है, एक निश्चित धनराशि ए को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों के लिए उधार दिया गया। अच्छा, कोई ए धन है 8% पर 6 साल के लिए, और फिर दूसरी धनराशि बी, कोई फिर बी धन है 10 दर पर 4 वर्षों के लिए। अच्छा, ए और बी का अनुपात भी दिया हुआ है इसमें 5:4, तो क्या बताना है, तो मूलधनों द्वारा उनके संबंधित समयावधि के बाद
बनने वाले मिश्र धनों का अनुपात बताना है। कितना कितना मिश्र धन हो जाएगा ये बताना है। अगर क्या हो, पहले तो जो धन दिया गया है ए अनुपात बी दिया गया है, पहले तो देखो 5 और 4, तो मैं इसे रुपए मान लू ना, ए को मान लू 5 रुपए और बी को क्या मान लू 4 रुपए। अब क्या करा है, ए को क्या किया गया 8% पर दिया गया 6 वर्षों के लिए। अब ये 8% का क्या मतलब होता है, 8% का मतलब होता है कि एक साल में 8% लगेगा ब्याज। अब 6 वर्षों में कितना हो जाएगा, एक वर्ष में जब 8 है तो 6 वर्षों में हो जाएगा, 6 से गुणा कर दूंगा, 8 48% बढ़ जाएगा ब्याज, है ना, 6 वर्षों में। ऐसे ही बी बी को जो लगा वो ब्याज कितना था, एक साल का 10% बढ़ता है, 4 सालों के लिए दिया गया था, तो 4 साल में कितना ब्याज हो जाएगा, 40% ब्याज हो जाएगा। अब बताना है मिश्र धनों का अनुपात बताना है। देखो मिश्र धन कैसे निकलता है, मिश्र धन निकलता है जो मूलधन हो, मतलब जो हमारा प्रिंसिपल है, और प्लस जो हमारा इंटरेस्ट है, भाई तो मिश्र धन होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो देखो प्रिंसिपल कितना होता है, कोई भी राशि कितनी होती है 100% होती है। अब 100% थी कोई राशि, कितनी बढ़ी, ए तो बढ़ गई 48% और बी कितनी बढ़ गई 40%। तो ए कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी अपनी 148%, 100% पहले थी, 148% हो जाएगी। और बी कितनी हो जाएगी, अनुपात बताना तो बटे में लिख दे रहा हूँ, बी हो जाएगी 140%। देखो 100 से तो 100 कट गया है, ए की वैल्यू क्या थी 5 गुणा 148 बटे बी की वैल्यू थी 4 गुणा 140। बस इसे कैलकुलेट करना है। 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, शायद 4 से कट जाएगा, है ना, 4 1 4, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, ये आ गया 5 गुणा 27 बटे 140। अब देखो 5 से तो ये कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, ये 3 था, 4 तिया 12, तो 37 अनुपात 28 आ गया। ऑप्शन नंबर सी सी हो जाएगा, 4 से काटा 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगर समझ नहीं आया होगा ना तो वीडियो वापस करके देख लो, इजी क्वेश्चन था ये वैसे। आगे चलते हैं। एक व्यक्ति, अगर समझ नहीं आया होगा पिछला वाला क्वेश्चन तो वापस करके देख लेना। एक व्यक्ति 1400 रुपए में एक गिटार खरीदता है और इसे 15% की हानि पर बेचता है। गिटार का विक्रय मूल्य बताना है। खरीदा मतलब सीपी 1400 रुपए है और 15% की लॉस पर बेच रहा है, विक्रय मूल्य बताना है एसपी। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना कितना आएगा। चलिए आगे आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, यदि एक वर्ष के समय में 12,000 रुपए की धनराशि 12,600 रुपए हो जाती है, अच्छा, तो साधारण ब्याज की दर पर 7 वर्षों के अंत में 18,000 रुपए की धनराशि कितनी हो जाएगी। देखिए क्या कर रहा है, 12,000 रुपए तो 12,600 रुपए हो जाते हैं, समान दर है, जितनी दर पर ये थे यहाँ से, तो हमें यहाँ से दर निकालनी होगी। तो 18,000 रुपए कितने हो जाएंगे 7 साल में, ये बताना है। तो देखो 12,000 रुपए कितने हो गए, 12,600, 600 रुपए बढ़ गए एक साल में। किस पर बढ़े, 12,000 पर बढ़े। परसेंटेज निकालनी हो तो देखो गुणा 100 कर दूंगा, 600 रुपए बढ़ गए किस पर, 12,000 पर। परसेंटेज निकालनी 100 से गुणा करूंगा, 1 2 3 जीरो से, 1 2 3 जीरो गए, 12 पंजे 60, 5% आ गई। मतलब साधारण ब्याज कितना है, 5% है, मतलब एक साल में 5% साधारण ब्याज लगता है। कितने साल की बात कर रहा है आगे, 7 साल की। 7 साल में कितना हो जाएगा 35%। और कितने रुपए में बताना है, 18,000 रुपए पर कितनी हो जाएगी, 18,000 रुपए है भाई, कितने परसेंट हो जाएंगे। देखो 18,000 है, ये 100% है, 35% बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 18,000 का 135% हो जाएगी ना वो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब 135 की गुणा किसमें करनी है, 180 में करनी है, तो 18 से गुणा कर दूंगा, 18 पंजे 90, हंसी लगे जीरो लिख दूंगा, हंसी लगेगी 9, 18 दूनी 36, 18 से 54, 54 और 9 हो गए 63 का 3, हंसी लगे 6, 18 का ना 18 और 6 24, तो 24 और एक जीरो यहाँ था 180 का, तो ये आ गया 24,300। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। समझ नहीं आया होगा तो वापस करके देख लेंगे वीडियो को। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है। एक परिवार को चीनी की खपत को कितने परसेंट कम करना चाहिए जिससे कि चीनी का व्यय समान रहे। ऐसा क्वेश्चन जब हमने परसेंटेज पढ़ा था, बहुत सारे क्वेश्चन करे थे, 3 4 करे थे। देखो देखते ही साथ पता चल गया, इसका आंसर 20 आएगा, ऑप्शन नंबर सी, अगर आपने वो क्लास पढ़ी होगी तो। करने की जरूरत ही नहीं थी इसे। बाकी इसका फॉर्मूला ये होता है, एक्स अपॉन एक्स, ये 100 ± एक्स गुणा 100, ये होता है एक्स बटे 100 ± एक्स गुणा 100, इससे निकलता है। तो एक्स क्या है 25%, तो 25 बटे 100 प्लस, अब देखिए वृद्धि है तो यहाँ से पता चलता है यहाँ पर प्लस लगेगा या माइनस लगेगा, वृद्धि में प्लस कमी में माइनस, तो यहाँ पर तो वृद्धि है प्लस लगेगा, तो 100 + 25 125 और गुणा 100, 25 करना 25, 25 पंजे 100 और 5 से काटूंगा 100 को, तो 20%, ये ऐसे आया सर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इजी क्वेश्चन था, परसेंटेज वाली क्लास नहीं देखी अभी तक तो देख लेना, बहुत बेनिफिशियल होगी बहुत। नेक्स्ट है, एक स्थिर, अच्छा, एक व्यक्ति स्थिर जल में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चला सकता है यदि धारा की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो।
तो समान दूरी के लिए धारा के अनुकूल की तुलना में उसे धारा के प्रतिकूल 3 घंटे अधिक समय लगता है। दूरी ज्ञात करनी है। अच्छा, देखो कोई धारा है, ये धारा है और इसमें क्या हुआ, नाव जो चल रही है, ये धारा की गति देखो, धारा की गति है, धारा की गति, ये जो धारा है इसकी गति तो 2.5 किलोमीटर है, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इस पर जो है एक नाव है, नाव कितनी तेज चल रही है, ये 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। अब बता रहा है कि पहले तो अगर धारा की गति, धारा इधर है, धारा की गति इधर को है, तो अगर ये नाव देखो, अगर जिधर को धारा चल रही है, मतलब जिधर को पानी जा रहा है, अगर उधर कोई नाव चलाएंगे तो स्पीड बढ़ जाती है ना, नाव की स्पीड क्या बढ़ जाती है, प्लस हो जाती है। अगर जिधर को धारा जा रही है, मतलब पानी बह रहा है, उधर कोई नाव चलाएंगे। और अगर धारा इधर को जा रही थी, अगर नाव इधर को चलानी होगी तो देखो स्पीड कम हो जाएगी। तो धारा की दिशा में चाल दोनों जुड़ जाती है। हमें पता चल रहा है कि तेज दौड़ती है नाव, तो 7.5 और प्लस 2.5, अगर अनुकूल दिशा में चलेंगे तो ये दोनों जुड़ जाएंगी। तो कितना हो गया, 7.5 और 2.5, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर विपरीत नाव इधर जाएगी और धारा इधर जाएगी तो घट जाएंगे, 7.5 में से 2.5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, विपरीत में हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये चाल हो गई, ये अनुकूल वाली, ये प्रतिकूल वाली। बताना क्या था, दूरी कितनी है, ये दूरी बतानी है यहाँ से यहाँ तक, जितने में गया वो और वापस उतने में आया, तो दूरी बराबर है। और समय का अंतर कितना है, 3 घंटे। तो हमने पीछे भी किया था ऐसा क्वेश्चन जिसमें समय बराबर दिया गया था, पर इसमें समय का अंतर दिया गया है 3 घंटे ना। तो समय का अंतर, तो समय निकाल लूंगा मैं। समय कैसे निकालते हैं, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, दूरी पता नहीं, बतानी है, x किलोमीटर एज्यूम कर ली मैंने, और बटे चाल, चाल कितनी होगी, देखिए समय का अंतर 3 घंटे है, तो समय किस में ज्यादा लगेगा, समय इस वाले में ज्यादा लिखूंगा लगेगा, इसलिए मैं पहले प्रतिकूल वाला लिख रहा हूँ। पहला समय कितना हो गया, दूरी x, दोनों दोनों कंडीशन में x दूरी चली, पर एक में चाल 5 किलोमीटर है और एक में 10 किलोमीटर, और ये हो गया समय, दोनों समय बन गया, और समय का अंतर 3 किलोमीटर, वो 3 घंटे दिया गया है। बस इसे सोल्व करना है, कैलकुलेट करना है, इजी क्वेश्चन था ना। 10 इसका आ जाएगा लैसे, लैस आएगा यहाँ पर 2x और माइनस एक्स इजिकल टू 3, 2x में से एक एक्स गया तो x बचा, तो x इजिकल टू 3 की गुणा 10 से होगी तो 30 किलोमीटर आ गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। एजुकेशन था, समझ नहीं आया, वापस करके देख लेंगे वीडियो को, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट है 256 और 196 के बीच का मध्यानुपाती। मध्यानुपाती का क्या फॉर्मूला होता है, देखो एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं इसे। द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 256 एंड 196। तो मीन प्रोपोर्शनल निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में a गुणा b, और a की वैल्यू 256 है और b की 196 है। 256 का वर्गमूल कितना होता है 16 होता है, और 196 का वर्गमूल 14 होता है, तो इतना आ जाएगा आंसर। इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 224 के बराबर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था बहुत, फॉर्मूला याद होना चाहिए था ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि एक संख्या ए, कोई संख्या है ए, बी के घन, अच्छा बी के घन सी के वर्ग के संयुक्त विचरण में है, जब ए 96 है, बी 4 है और सी 3 है, तो ए का मान क्या होगा जब बी 3 और सी 8 होगा। ये संयुक्त विचरण क्या होता है, एक बार इंग्लिश में देख लेंगे। संयुक्त विचरण, इफ अ नंबर ए इज इन जॉइंट वेरिएशन, अच्छा वेरिएशन बता रहा है, विचरण का अर्थ है वेरिएशन, वेरिएशन मतलब अनुपात। क्या वेरिएशन दिया गया है, ए का वेरिएशन बी के घन और सी के वर्गमूल के संयुक्त मतलब जॉइंट। तो ये ऐसे हो जाएगा, देखो 96, एक संख्या ए मतलब 96 का किसके साथ वेरिएशन दिया हुआ है, बी के घन, बी का घन क्या हो जाएगा, बी का घन हो जाएगा 4 गुणा 4 गुणा 4, और सी का वर्ग हो जाएगा 3 गुणा 3। तो जो इसका वेरिएशन आएगा मतलब अनुपात जो आएगा वो सेम है। देखो क्या किया, 96, एक संख्या 96, बी का घन और सी के वर्ग का संयुक्त विचरण मतलब अनुपात, विचरण का अर्थ है अनुपात, तो अनुपात के लिए मैंने बटे में लिखा ना, नीचे वाले दोनों बाद वालों को। इसे कैलकुलेट करूंगा, देखो 3 का ना 3, 3 3 9 3 दूनी 6, 32 आया, 4 से काटूंगा 4 अट्ठे 32, और 4 से काटूंगा फिर से 4 दूनी 8, फिर 2 से काटूंगा 2 दूनी 4, तो नीचे क्या बचा, 2 बचा और 3 बचा, तो 1:6 आ गया। तो ये अनुपात जो है इनका, कोई भी संख्या होगी ए बी सी के कुछ भी मान आएंगे, अनुपात 1/6 ही आएगा। अब ऐसे में ए की वैल्यू बतानी है जब बी और सी की वैल्यू इतनी दी गई है, तो ए की वैल्यू यहाँ पर ए ही लिख दिया, बटे में बी का क्या था घन, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 लिखूंगा, और ऐसे ही सी का क्या लिखूंगा, सी का वर्ग था 8 गुणा 8, अनुपात कितना आना चाहिए, 1/6 आना चाहिए ना। इसे कट करूंगा, 2 या 6 और 2 चौक 8, 3 से कट करूंगा, एक 3 कट जाएगा, कितना बचा 8 चौक 32 और 3 तिया 9, 9 की और 32 की गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 का 8, हासिल लगाए
और 8 × 24 हो रहे 9 × 27 हो रहे 28। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था पर लैंग्वेज बहुत हार्ड थी। अगर ये समझ में नहीं आता तो होता नहीं है। वैसे 14% ही इसका करेक्ट आंसर कर पाए हैं इसे। चलिए, इसकी लैंग्वेज बहुत हार्ड थी वैसे। एक अकेले व्यक्ति को एक पृष्ठ टाइप करने में 8 मिनट लगती हैं। चलिए, एक टाइप करने में लगती है 8 मिनट। दोपहर 1 बजे से दोपहर 2 बजे तक 1710 पृष्ठों को टाइप किया जाना है। तो इस काम पर कितने व्यक्ति को लगाया जाए? चलो, इजी क्वेश्चन है वैसे। एक पृष्ठ को टाइप करने में लगती है 8 मिनट। टाइप कितने करने हैं? एक को लगती है 8 मिनट। तो 1710 पेज है, तो 1710 पेज को कितनी मिनट लग जाएंगे? कितनी मिनट लगेंगी? और कितने मिनट में काम किया गया है? 1 बजे से 2 बजे तक, मतलब 60 मिनट में काम किया गया। और कितने आदमी इस काम को करेंगे ये बताना है। तो इस एक्स, मान लिया एक्स व्यक्ति करेंगे, तो एक्स की वैल्यू बतानी है बस। 0 से 0 गया, ऐसे काटूंगा। 6 दूनी 12, यहाँ पे बचा 5, 12, 5 बचा। 6 के पहाड़े में 12 आता है? नहीं आता ना। 3 से कटेगा। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, और बचा 2 और 1। 3 × 7 = 21, 57 आया। 2 से इसे काटूंगा तो 2 × 4 = 8। 57 × 4 आ गया। 57 की 4 से करेंगे 7 × 4 = 28। ये तो फिर से वही आ गया 228। और 228 आ गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो, लास्ट डिजिट ही निकाल लेंगे ना, ये भी ध्यान रखते हैं। अगर लास्ट डिजिट अलग है तो पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है ना, तो लास्ट वाला ही निकालते हैं। इजी क्वेश्चन था ये तो ना। अगर समझ नहीं आया होगा तो वापस करके देख लो। बी को क्लिक करूंगा, नेक्स्ट चलते हैं। क्या कह रहा है? एक वस्तु को 4800 रुपये में बेचने पर एसपी है ना, 20% का लाभ हुआ। 3600 रुपये में बेचने पर कितने परसेंट का लाभ? यानी अभी क्वेश्चन आया था, SP1 है, ये SP2 है। पहली परसेंटेज ये है, दूसरी परसेंटेज बतानी है। इजी क्वेश्चन है। क्या था? SP1/SP2 इजिकल टू 100 प्लस माइनस पहली परसेंटेज बटे 100 प्लस माइनस दूसरी परसेंटेज। SP1 कितनी है? 4800 बटे दूसरी है 3600। पहली परसेंटेज 20% लाभ थी, तो 100 प्लस 20 120 हो जाएगा। दूसरी परसेंटेज पता नहीं है, ये निकालनी है। देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ये किससे कट जाएगा? 36 और 48। 12 से कट जाएगा ना, 12 × 36 और 12 × 4 = 48। 4 से 12 कट जाएगा, सामने वाले आपस में कट जाते हैं। 4 × 4 = 4 × 3 = 12। तो ये अब 3 बचा और 30, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। 30 या 90 इजिकल टू 100। यहाँ तो पता नहीं प्लस हो गया माइनस, प्लस एक्स। अब 100 को इधर लेके जाऊंगा, माइनस का 100 हो जाएगा। माइनस का 100 और प्लस का 90 है, तो माइनस का 10 बचा इजिकल टू एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस की, मतलब हानि हो गई कितने की? 10% की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इजी क्वेश्चन था, पहले भी आया था सेम फॉर्मूले का। समझ नहीं आया होगा तो परसेंटेज वाली एक बार क्लास देख लेना पूरी, जिसमें परसेंटेज पढ़ा था और लाभ आनी पड़ेगी। एक गांव की जनसंख्या पहले वर्ष में 5% बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष में 5% घट जाती है। दूसरे वर्ष के अंत तक इसकी जनसंख्या 47,880 है, हो गई है ना। ठीक, जो भी है। पहले वर्ष के प्रारंभ में कितनी जनसंख्या थी? देखो, पहले साल शुरू में कितनी जनसंख्या थी ये बताना है। इसके बाद हुआ क्या? 5% पहले जनसंख्या बढ़ी एक साल, फिर इसके साल, अगले साल जो हुआ 5% घट गई। अब जो पहले बढ़ी फिर घट गई, तो हो कितनी गई? 47,880 हो गई। देखो, ये 2 परसेंटेज दी गई है सेम ऐसे ही। इनको अगर मुझे 1 परसेंटेज बनाना हो तो कैसे बनाता हूँ? A+B+AB/100 इससे करके बनाता हूँ ना। तो क्या हो जाएगा? ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 5 है, तो 5 - 5 प्लस 5 गुणा -5/100। 5 से 5 गया तो ये 0 आया, और 5 पंजे 25, और एक माइनस का 25 है, और बटे में 100 है। बटे में 100 है तो 0.25 हो गया ना, और माइनस का मतलब कमी हो गई। कमी हो गई कितने की? 0.25 की। तो ये दो एक्स जनसंख्या थी पहले। अब हुआ क्या? पहले साल बढ़ी और दूसरे साल घटी। इन दोनों साल का मैंने एक मिलाकर कर लिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि 0.25 घटा। पहले साल बढ़ी भले ही, और दूसरे साल जब घटी, तो इसमें टोटल जो हुआ कुल मिलाकर दोनों साल में 0.25% की कमी हो गई। और कम होने के बाद ये इतनी हो गई, तो पहले जनसंख्या 47,880 से ज्यादा रही होगी ना, क्योंकि ये तो कम होने पर 0.25 कमी होने पर इतनी आई है। और कितनी ज्यादा होगी? सिर्फ थोड़ी सी ही ज्यादा होगी। तो ऑप्शन अगर सिर्फ मुझे ऐसे ही लगाने हो, देखो 42,000 तो कम है, तो जनसंख्या कितनी होगी? क्योंकि ये कम होकर इतनी है 47,800, तो पहले तो ज्यादा थी। ये कम वाला तो गलत है। तो देखो, ज्यादा थी, सिर्फ थोड़ी सी ज्यादा है, 0.25 की तो कमी हुई है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाते हैं। यहाँ पर चाहूँ तो मैं ये टिक कर सकता हूँ, या फिर अगर कैलकुलेशन करनी हो तो कैसे करेंगे? 47,880 हो गई, और एक्स की कितने होने पर? 0.25 घटने पर। तो कमी हो गई कितने की? इतने की। तो 100 में से 0.25 गया, कितना बचा? 99.75 बटे 100। अब एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो बाकी सब इधर लेके जाऊंगा। तो 47,880 गुणा 100 और बटे में 99.75। यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट हटाऊंगा तो पर 2 जीरो लगेंगे। देखो, 99, 100, 75 से इसे भाग देने पर
इसे भाग देने पर पूरा पूरा 48 बार भाग जा रही है। 43,880 को अगर 99 तो 75 से भाग दे रहा हूँ तो 48 बार जा रही है पूरी पूरी। और ये कितने जीरो बचे, 4 जीरो बच रहे हैं। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई है 4,80,000। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, इसे सिर्फ हम 5-5 ये बनाकर कर सकते थे और ऑप्शन के हिसाब से एज्यूम कर सकते थे बहुत तरह से। चलिए पहले क्वेश्चन पे टिक करूंगा, आगे चलते हैं। एक व्यक्ति क्रमशः 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 24 किलोमीटर की 3 दूरियों को तय करता है। संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल बतानी है। अच्छा, देखो औसत चाल बताने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, कुल दूरी पता होना चाहिए। चाल क्या होती है वैसे, चाल होती है हमारी दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो बस औसत चाल अगर बतानी हो तो कुल दूरी पता होनी चाहिए और कुल समय पता होना चाहिए। बस इन्हें भाग दे देंगे तो औसत चाल निकल जाती है। इजी क्वेश्चन रहता है। देखो तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, पहले इतनी चाल से चला, फिर इतनी चाल से चला, फिर इतनी चाल से चला, 24-24 किलोमीटर चला 3 बार। तो कुल दूरी तो हो गई 24 गुणा 3, 3 बार चला 24-24 किलोमीटर। पहले कितना समय लगेगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा से 24 किलोमीटर चला तो 6 चौक 24, पहले तो लगेंगे 4 घंटे, फिर 8 या 24, फिर लगेंगे 3 घंटे, और फिर 12 दूनी 24, 2 घंटे बाद में। तो कुल समय कितना हो गया, 4 3 7 और 2 9, 9 घंटे लगे। और दूरी कितनी हो गई थी, टोटल दूरी हो गई 24-24 3 बार तो 24 गुणा 3। बस इसे कैलकुलेट करना है, 3 गुणा 3, 3 के 9, 3 गुणा 3, 3 अट्ठे 24, 8 आ गया किलोमीटर प्रति घंटा। इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। समझ नहीं आया होगा देख लो शुरू से। देखो औसत चाल निकालने के लिए कुल दूरी और कुल समय पता होना चाहिए, बस इतना ही है। दूरी तो दी गई थी 24, 3 बार चला तो इजी था निकालना। समय कैसे निकालता हूँ, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी 24 किलोमीटर चला 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो 24/6, 6 चौक 24, 4 घंटे लगे। ऐसे ही हर बार 8 से भाग 12 दे दी, इतने इतने घंटे लगे, टोटल 9 घंटे हो गए थे। चलो ठीक करता हूँ, क्या आता है इसका आंसर, बी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी Q+3 के अनुक्रमानुपाती में बदलता है और Q R² + 3 के अनुक्रमानुपाती में बदलता है। किसी विशेष स्थिति में P = 20 है, Q 7 है, R 5 है, P का मान क्या होगा जब R 9 है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को करने से कोई कोई फायदा नहीं है। इसे क्वेश्चन को यहाँ भी छोड़ेंगे हम और पेपर में भी छोड़ेंगे। चलो आगे चलते हैं। जबरदस्ती का इसमें 4-5 मिनट लग जाएंगे और कुछ नहीं है। तो ना तो यहाँ कर रहे हैं हम, परीक्षा में तो कभी भी इसके करने की सोचना भी नहीं है। नेक्स्ट है, एक आलेख दिया गया है 17 18 19 20 और इसमें क्या दिया गया है, लड़के, ये वाले लड़के हैं, एक मिनट पेन ले लेता हूँ, ये वाले लड़के हैं, बॉय हैं, और ये हैं लड़कियां, ये गर्ल्स हैं डार्क वाली। बताना क्या है, क्वेश्चन इधर है, 18 और 19 में लड़कों की कुल संख्या, 17 और 20 में कुल लड़कियों की संख्या के निकटतम पूर्णांक तक परसेंट में बताना है, कितने परसेंट कम है। अच्छा 18 और 19 में लड़के, 18 19, एक बार इसे पहले थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। 18 19 कौन सा है, ये 18 है और ये 19 है, लड़के देखने हैं। तो 38 और 30 कितने हो गए, 68 हो गए 18 19 के लड़के। और 17 और 20 की लड़कियां, 17 36 हैं और 20 में 45 है, 36 और 45 हमारे हो जाएंगे, जोड़ देता हूँ, 81 हो गए। 81 लड़कियां, बताना कितना है, से कितने परसेंट कम है। तो 68 81 से कितने परसेंट कम है ये बताना है। देखो 13 कम है ना, और परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालता हूँ, जिससे कम बताना होता है उसे बटे में लिखता हूँ। तो किससे कम बताना है, लड़कियों से कितना कम है ना, 68 81 से कितना कम है, बटे में 81 लिखूंगा गुणा 100। अब 13 से कट जाएगा क्या, भाग ही देनी पड़ेगी 81 से 1300 को। पहले तो एक बार जाएगी, यहाँ पर कितना बचेगा, निकटतम मतलब लगभग में बताना है आंसर। इसे चाहे तो 80 मान के ही कर लो। तो यहाँ पे बचा 50, एक और जीरो लगा लेंगे। अब कितनी बार चली जाएगी, 8 5 40, 8 6 48, 6 बार फिर गई। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इजी क्वेश्चन था वैसे तो, लगभग में आंसर बताना था, इसने पहले लिख दिया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और इसका एक और क्वेश्चन है, ये आपको करना है और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है 20वें क्वेश्चन का कितना आएगा। चलो ये हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी तो एक थम्स अप जरूर देना। बाकी आपके साथ का कोई तैयारी कर रहा हो उसके साथ शेयर कर देना। और अगर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, आगे आने वाली क्लासेस में और भी ज़्यादा बेनिफिशियल आपको मिलने वाला है। कुछ हमने सोचा हुआ है, कंटेंट तैयार हो रहा है, उससे तो और भी ज़्यादा हेल्प होगी। अगर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।